यही कहना चाहूंगी कि अपने नेता चुनने से पहले ध्यान दें कि वो नेता आपके लिए 5 साल क्या करेगा। 5 साल आपके इस सीमांचल को, जो कि सबसे पिछड़ा, एक तो बिहार सबसे पिछड़ा, उसमें सीमांचल सबसे पिछड़ा, तो अपना नेता चुनने से पहले 5 साल ध्यान दीजिए कि वो किसको आप चुन रहे हैं, जो आपके लिए क्या करके देगा। शिक्षा में, रोजगार में या स्वास्थ्य में, ये सभी चीजें मायने रखती है, क्योंकि ये तीनों चीजें हर दिन, हर वक्त, हर पल आपसे जुड़ी हुई है। या तो वो स्वास्थ्य हो, वो पैसे का रोजगार की बात हो, या वो शिक्षा की बात हो, या वो नौकरियां पाने की बात हो। हर एक लड़की को होता है, हर एक औरत को होता है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, तो आपके साथ भी हो रहा है। और इसे नॉर्मल जानने के लिए ये या तो 3 दिन होता है किसी को, या फिर 5 दिन होता है। और इसमें आपको सैनिटरी नैपकिन्स यूज करने चाहिए, कपड़ा यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कपड़ा यूज करेंगी तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, जो कि बहुत ही खराब होता है बच्चों के लिए भी या औरतों के लिए भी। इसमें आपको सैनिटरी नैपकिन्स ही यूज करने चाहिए। और इस सीमांचल इलाके में जो दंपतियां, जो माँ बाप बच्चे से महरूम रह जाते हैं, उनके लिए आप मैम की एक बड़ी एक्सपर्टाइज है, जिनको हम लोग एक खास टेक्निक IVF बोलते हैं। मैम इसमें एक्सपर्ट हैं, उनसे जानेंगे महिलाओं के हेल्थ के बारे में आज, और एक इस टेक्निक के बारे में, और बात करेंगे। मैम एक राजनीतिक हिस्ट्री भी हैं, तो इलाके के मशहूर हैं बहुत ज़्यादा, आप लोग सब जानते हैं, और थोड़ी सी उनकी लाइफ जर्नी भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं बहुत स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस पॉडकास्ट के जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और आप इतनी दूर से आए हैं इस पॉडकास्ट को करने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत मोहम्मद आसिफ जी शुक्रिया। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी लाइफ बचपन कहाँ गुजरी है और आपकी एजुकेशन कैसे हुई है? जी, मेरे फादर एक IAS ऑफिसर रहे हैं अपने टाइम पे। तो मैं कभी डेहरी ऑन में पढ़ी हूँ, कभी चाईबासा में पढ़ी हूँ, कभी जमशेदपुर में पढ़ी हूँ। तो ऐसे घूम घूम के हुआ, जहाँ जहाँ पापा का ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पे मेरी पढ़ाई होती। तो स्कूल बदल बदल के, मतलब जो कहते हैं बेसिकली आप रहने वाले कहाँ के? बेसिकली मैं रहने वाली जहानाबाद की हूँ, और वहाँ पे नरमा गांव है मेरा, और मैं वहाँ की रहने वाली हूँ जी। अच्छा मैम, आपकी बचपन किस तरह से गुजरी है? आपने किन साथियों के साथ गुजारा, कुछ पुराने दोस्तों वगैरह? जी, पुराने दोस्त की मेमोरीज में अगर याद करूँ तो बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। तब हम हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, और हम जो है सहेलियाँ अपने आप में ही खेला करते थे। 1-2 सहेलियों का नाम भी लेना चाहूँगी। उसका नाम माया था, एक का नाम जूली था। तो इन लोगों के साथ मैं खेला करती थी, और मुझे बहुत अभी तक वो यादें याद हैं। और इसी तरीके से मेरा बचपन बीता है। और अब तो खैर ज़माना काफ़ी आगे बढ़ चुका है, काफ़ी आगे बदल गया है, लेकिन हमारे ज़माने में लाइटें नहीं होती थी, बिजलियाँ नहीं होती थी, तो वो ज़माना अलग था। अच्छा मैम, आपकी पेरेंटिंग कैसे हुई? कितना स्ट्रिक्ट था? मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। फादर IAS ऑफिसर थे, मम्मी प्रोफेसर रह चुकी हैं अपने मतलब कॉलेज में, वुमेंस कॉलेज में। तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट मेरा बीता है बचपन, और काफ़ी डिसिप्लिन में हम लोग रहे हैं, और काफ़ी डिसिप्लिन में हमें रहना, मतलब रहने के लिए मिलता था। और इतने टाइम पे उठना है, इतने टाइम पे ये करना है, इतने टाइम पे नाश्ता, इतने टाइम पे खाना, इतने टाइम पे पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, ट्यूशन्स हैं। तो ये सारे जो रेगुलर एक जो होता है नॉर्मल बच्चों में, वैसे ही हमारी बचपन हुई थी। अब डिसिप्लिन की बात है तो मैं आपसे पूछूंगी, लाइफ में डिसिप्लिन कितना मिलता है? लाइफ में डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। एक तो पंक्चुअलिटी, और दूसरी डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हैं और आपके अंदर पंक्चुअलिटी है, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसकी सबसे बड़ी मतलब जो आप कहें अगर एग्जाम्पल, तो आप स्टीव जॉब्स को देख लें, एलन मस्क को देख लें। इन लोगों के अपने ज़माने में, या बड़े बड़े लोगों की आप कथित अगर बात सुने, तो आपको सुनने को मिलेगा कि डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और मेहनत, ये तीनों चीज़ों का अगर संगम हो जाए तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलता है। मैम, आपने बड़े बड़े नाम किए, आपको पता है सक्सेस के लिए, खास करके हमारे युवा जो आप जिस इलाके में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये काफ़ी गरीब और पिछड़ा इलाका है। यहाँ के युवाओं को क्या संदेश ऐसा है कि जो पढ़ाई की तरफ प्रेफर करें? मैं यहाँ के युवाओं को ये कहना चाहूँगी कि राइट फॉर एजुकेशन ये सभी के लिए है। और राइट फॉर एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहिए। जानकारी में उनके होने चाहिए, उनके माँ बाप को, कि आपको पढ़ाई ज़रूरी है, और पढ़ाई से आपको ज्ञान आता है, और ज्ञान से ही आपका
चीज़ आपको समझ आती है, दुनियादारी की समझ आती है, और ज्ञान ही आपको ऊपर लेके जाता है, एक प्रकाश की तरह है जिसको हम लोग बोलते हैं जो एक गाइड करना, आपको लाइफ में जो गाइड करता है वो ज्ञान ही होता है, वो नॉलेज ही होता है, और इस ज्ञान को आपसे कोई छीन नहीं सकता, और वही आपको सक्सेसफुल रास्ते पे ले जा सकता है, और ज्ञान ही आपको हर एक चीज़ जीवन में दिला सकता है, और वो आपसे कुछ भी कोई भी छीन नहीं सकता। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि खास करके हमारे जो उस इलाके में आप राजनीतिक एक्टिविटी हैं, बहुत सारे पार्टी के साथ जुड़ाव के लिए अभी भी हाँ अभी भी हैं, अभी हम आएंगे आपके राजनीति के लिए की तरफ, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं उनको ये शिक्षा की समझ नहीं है कि शिक्षा की पावर क्या होती है, ठीक है ना। वो समझते हैं कि पैसा आ जाए किसी तरह से कमा लें, घर बना लें, या एक अच्छा सा शादी ब्याह कर लिया तो ऐसे जिसमें लाइफ सेटल है, ऐसे नहीं होता। लाइफ में एक क्वालिटी चाहिए, ठीक है। आपको आप जिंदगी में आए हैं दुनिया में, तो आपकी जीवन का मूल है, ठीक है। आप दूसरे को क्या दे रहे हैं इसकी भी एक थोड़ी महत्व है, इस बारे में लोग सोचते नहीं उस टाइप का दिमाग। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो एक जमीन से उठ करके यहाँ पे इस तरह का सिस्टम आप यहाँ लोग से मिलते हैं, किस तरह से परिणत करते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जब मैंने IVF सीमांचल में शुरू किया था तब IVF के बारे में कोई जानता भी नहीं था। जब मैंने पहले बार बोला था कि टेस्ट ट्यूब बेबी करना है तो लोग ये सोच रहे थे, मुझे बोल के हंस रहे थे कि ट्यूब में बेबी कैसे होगा, ट्यूब में बेबी कैसे आएगा। मैंने कहा ट्यूब नहीं, जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना उसमें बेबी आता है। तो ये समझाने में मुझे बहुत वक्त लगा, लोगों को जानकारी पूरी तरीके से देना पड़ा, समय थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा जानकारी के लिए बैठ के कभी कभी कागज़ पे भी समझाना पड़ता है, लेकिन मैंने पूरी तरीके से जानकारी दी, और आज ये माहौल है कि लोग मेरे पास आते हैं और सीधे आके बोलते हैं कि मुझे IVF करवाना है। तो इस तरीके से मैंने लोगों को प्रेरित किया है। सबसे पहले आप तो ये बताना है IVF होती क्या है? IVF एक ऐसी तकनीक है जिससे कि आप, अगर बच्चा आपको नहीं हो पा रहा है, आप निसंतानहीनता से गुजर रहे हैं, शादी के 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल बीत गए हों, आपकी उम्र अगर 50 साल है और हस्बैंड की उम्र 55 साल है तो आप IVF करवा सकते हैं। IVF में हस्बैंड के शुक्राणु को लिया जाता है और पत्नी के अंडे बड़े करने के लिए उन्हें सुई लगते हैं करीब करीब 9 से 10 दिन तक, और सुई लगने के बाद जब अंडे जो है बड़े करने के लिए सुई लगते हैं, और जब अंडे परिपक्व हो जाते हैं तो उन अंडे को निकाला जाता है। उन अंडे को निकालने के बाद हस्बैंड के शुक्राणु को लिया जाता है, उनको एक डिश में रखा जाता है और बच्चा प्रिपेयर होता है, और बच्चा प्रिपेयर होने के बाद उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं, भ्रूण भी बोलते हैं, और उसके बाद उसको एक फ्रिज जैसी ठंडी जगह में लिक्विड नाइट्रोजन में रख दिया जाता है ताकि वो खराब नहीं हो। इसके बाद हम एम्ब्रियो ट्रांसफर का सेटअप करते हैं। यानी कि जैसे कि मिट्टी में आप तैयार करते हैं बीज डालने के लिए, मिट्टी को जितना अच्छा बनाएंगे उतने अच्छा से बीज उसमें डलेगा और पौधा बनेगा। उसी तरीके से हम बच्चेदानी को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के बाद भ्रूण इसके अंदर हम ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि जो बच्चा बना हुआ है उसको निकाल के हम स्त्री के अंदर में बच्चे को ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि मेथड वही है, लेकिन नॉर्मल तरीके से अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो IVF के तरीके से आप बच्चा ले सकते हैं और निसंतानहीनता से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो यही IVF, इसके 7 चरण होते हैं। बड़े लोगों में कंफ्यूजन है कि IVF बहुत पेनफुल होता है और इसमें सक्सेस चांसेस क्या है, तो लोगों में ये मिसकंसेप्शन जो आपको भी मालूम होगा कि किस तरह से लोग आते हैं, कई सवाल पूछते हैं, उसको कैसे दूर करते हैं? जी, पहले तो हस्बैंड वाइफ पूछते हैं सवाल, फिर उनके रिलेटिव्स पूछते हैं, फिर पूरे गांव वाले उठ के आके पूछते हैं, तो सबको सवाल का मैं जवाब देती ज़रूर हूँ, क्योंकि ये आपका राइट है कि आप जिस इलाज से गुजर रहे हैं उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो जहाँ तक बात है कि IVF का किस तरीके से ये होना है, जानकारी देना है, पेशेंट को बताना है कि किस तरीके से उनका इलाज होना है, ये सारी जानकारी जितनी भी समस्याएं उनको से वो गुजरेंगे या पेनफुल आप बोल रहे हैं, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, इसमें कुछ पेन होगा, इसमें बेहोशी करके उनका अंडा निकाला जाता है, सिर्फ एक वो भी 10 मिनट का प्रोसेस है, और सुई लगती है। तो सुई तो ऐसे नॉर्मली भी आप कुछ चोट वोट लग जाए तो सुई लगवानी ही पड़ती है, तो बस एक सुई लगती है आपको 10 दिनों तक, और उसके बाद आपके जो अंडे हैं वो बेहोशी में निकाले जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा उसका। और जो भ्रूण ट्रांसफर होता है यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है तो वो तो मतलब होश में किया जाता है, वो एक OPD प्रोसेस है और उसमें कुछ ऐसा नहीं लगता, नॉर्मली आप ट्रांसफर कर देते हैं और बस बात खत्म हुई और आपको बच्चा मिल जाता है। जहाँ तक सक्सेस रेट की बात है, सक्सेस रेट अभी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कहें तो 32% इसका रेट है, लेकिन क्योंकि IVF होता है सक्सेस, इसीलिए IVF सेंटर्स
तक मैंने 698 पेशेंट IVF, IUI और मेडिसिन से दिए हैं। तो समझ लीजिए कि मैंने 700 के करीब निसंतानहीन दंपतियों को बच्चा दिया। ये सारे की गाड़ियाँ आपने हमारे इलाके में मिला है। बिल्कुल, अब तो बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, आते हैं। अच्छा मैम, मेनोपॉज के बारे में थोड़ा बताएं। मेनोपॉज के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसके बाद? जी देखिए, मेनोपॉज एक ऐसा प्रोसेस है जैसे कि मेनार्की है जिस समय मासिक शुरू होता है, वो एक अलग प्रोसेस है, और मेनोपॉज वो प्रोसेस है जिसमें मासिक बंद हो जाता है। तो होता क्या है कि इसमें हार्मोन्स जो हैं वो आपके अचानक से थोड़े ऊपर नीचे होने लगते हैं, जिस वजह से आपका मूड स्विंग्स होता है, यानी कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होगा, थोड़ी सी गर्मी लगेगी, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा आपको गुस्सा आ सकता है, थोड़ा बॉडी में फ्लक्चुएशंस आती हैं, थोड़ा वेट गेन हो सकता है, इन्फेक्शंस यूटीआई वगैरह ज़्यादा होता है, यूरिन इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो यूरिन का पीएच जो है, वजाइना का पीएच जो है वो थोड़ा एसिडिक पे चला जाता है, सॉरी एल्कलाइन पे चला जाता है, इसीलिए थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस है मेनोपॉज के, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। इसकी भी दवाइयाँ आती हैं जिससे कि आप पूरी तरीके से अपने आप को कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। मेनोपॉज की एज करीब मान लीजिए तो 45 से 55 साल के बीच में कभी भी हो सकती है। ये अलग-अलग पेशेंट पे या इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, अलग-अलग। आप एक सवाल ये पीरियड क्रैम्प्स और की बड़ी शिकायत है इनको मेनार्की शुरू होता है जिसमें नई बच्चियां 13 साल 14 साल की होती हैं, पीरियड क्रैम्प्स आती हैं। हाँ, सवाल इसको कैसे मैनेज किया जाए? हाँ, पहली बात है कि आप गर्म पानी का बैग ले सकते हैं, वाटर बैग, उससे आप कंप्रेशन दे सकते हैं पेट के ऊपर में, उसको रख सकते हैं, उससे काफ़ी आराम मिलता है। ये घरेलू उपाय है। हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, ये घरेलू उपाय है। साथ में अगर इससे भी अगर ठीक नहीं हो रहा हो, बेड रेस्ट करें। बेड रेस्ट से भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए इन दिनों में बच्चियों को। अगर फिर भी अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है तो आप आ जाएं मेडिसिन पर। इनके कई मेडिसिन आते हैं जिसमें कि हम मेफेनिमिक एसिड यूज़ करते हैं, नसाइड्स जो ड्रग्स होते हैं, एनसेड्स बोलते हैं या नसाइड्स बोलते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं, मतलब इसके पेन्स को या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को दूर करने के लिए। जो नई बच्चियां हैं जिनको क्रैम्प्स आना, पीरियड्स आना भी स्टार्ट हो रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे पीरियड्स नॉर्मल हैं या अबनॉर्मल हैं? देखिए, ये जो है वो अपनी या तो जानकारी अपने माँ से ले सकती हैं या जानकारी अपने बहनों से या अपनी सहेलियों से ले सकती हैं इस बात की जानकारी कि ये नॉर्मल है या इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से वो जानकारी ले सकती हैं। क्यों डॉक्टर के पास नहीं आ सकते? डॉक्टर के पास तो लास्ट ऑप्शन है, लेकिन जानकारी पहले, सबसे पहले कोई भी लड़की जब ये मेनार्की होता है तो बहुत ही संगीन मामला है, इसमें लड़कियां जल्दी खुलती नहीं है, वो अपने दोस्त को बताने से भी आपको वापस करना चाह रहे हैं आपसे कि तो मैं ये बताना चाहूंगी यहाँ की लड़कियों को, बच्चियों को, ये सारी बच्चियों को ये बताना चाहूंगी कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो या आपको मेंस्ट्रुएशन आता है पहली बार, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और आप ये समझें कि ये हर एक लड़की को होता है, हर एक औरत को होता है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, तो आपके साथ भी हो रहा है। और इसे नॉर्मल जानने के लिए ये या तो 3 दिन होता है किसी को या फिर 5 दिन होता है, और इसमें आपको सैनिटरी नैपकिन्स यूज करने चाहिए, कपड़ा यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कपड़ा यूज करेंगी तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा जो कि बहुत ही खराब होता है बच्चों के लिए भी या औरतों के लिए भी। इसमें आपको सैनिटरी नैपकिन्स ही यूज करने चाहिए। अब मैं एक सवाल पे आता हूँ, आप चूँकि आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं, जो आप हमारे इलाके में, इस इलाके में आप वर्क भी कर रही हैं, जो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं इनफर्टिलिटी के, बच्चे पैदा नहीं होने के जो कारण हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं? 4-5 कारण ज़्यादा मेन जो मैं देखने को मुझे मिल रहा है वो ये है। कई तो ऐसे होते हैं जो बच्चा बंद का ऑपरेशन करा लेते हैं, वो आते हैं। कई ऐसे होते हैं जिनके कि हस्बैंड के शुक्राणु में गड़बड़ है, तो 10 साल हो गए शादी के तो आ नहीं पा रहा, तो हस्बैंड में शुक्राणु में दिक्कत है हस्बैंड के, तो बच्चा नहीं आ रहा। माँ को एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है, इसलिए बच्चा नहीं आ रहा। माँ को अगर यूट्रस बच्चेदानी 2 बार फटी हुई है या किसी तरीके का मेलफॉर्मेशन है यूट्रस का, बच्चेदानी का, इसकी वजह से बच्चा नहीं आ रहा है, ये एक कॉज हो गया। और भी कई कॉजेज हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं आता है, जैसे कि एग्स कम होते हैं माँ के अंदर में, उसकी वजह से बच्चा नहीं आ रहा। तो AMH एक लेवल है जिससे कि कट ऑफ हम वो देखते हैं, लेवल देखते हैं कि इनको बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। तो ये एक सारी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ एक तरीके से कि पति में भी जो निसंतानहीनता है वो आ सकती है। बांझ सिर्फ औरतें नहीं होती,
मर्द भी होते हैं। तो मर्द ये कहना कि आप बांझ हो, ये शब्द बिल्कुल हट जाना चाहिए, डिक्शनरी से ही हट जाना चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी दोनों ही वजह हो सकते हैं निसंतानहीनता। अच्छा, बहुत सारे जो महिलाएं उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग प्रॉब्लम, डॉक्टर के पास आप आए, आपको कुछ थोड़े बहुत खून जांच किए जाएंगे देखने के लिए कि आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लड वगैरह कैसा है, प्लेटलेट काउंट कैसा है, आपका बीटीसीटी पीटीआईएनआर कैसा है, ये सब देखते हैं। उसके बाद हम इस नतीजे में पहुंचते हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी का इलाज देखने से पहले हमें देखना पड़ता है कि किस तरीके से मतलब बीमारी क्या है। जब तक हम बीमारी नहीं पकड़ेंगे हम उसका इलाज कैसे करेंगे। तो बीमारी जब हमने पकड़ लिया ब्लड के इन्वेस्टिगेशन से, उसके बाद उनकी दवाई चलती है, दवाई से वो ठीक हो जाती है। कई बार ट्यूमर भी होता है फाइब्रॉइड, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो उसके कारण जानने बहुत जरूरी है। अच्छा मैम, किसका फाइब्रॉइड का सर्जरी हुआ है? फाइब्रॉइड बहुत का किया है मैंने, 7-7 किलो का फाइब्रॉइड किया है मैंने। अच्छा, 7-7 किलो? 7 किलो का फाइब्रॉइड। ये तो नॉन कैंसरस ट्यूमर है। हाँ, ये बेनाइन ट्यूमर है, लेकिन कभी कभार ये कैंसरस हो सकता है, कभी कभार हो सकता है। इसलिए इनकी क्या कहते हैं, बायोप्सी करना जरूरी है। बायोप्सी करना बिल्कुल जरूरी है। हर ऑपरेशन में जब भी अगर आप बच्चेदानी का भी ऑपरेशन नॉर्मल कराते हैं तो भी बच्चेदानी का बायोप्सी दीजिए, ताकि देखने के लिए कि फ्यूचर में कभी कोई आपका मतलब कार्सिनोमा तो नहीं हो जाए। मैम, एक चीज़ है, डाइट प्रेगनेंसी के दौरान या कंसीव करने से पहले क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, और प्रेगनेंसी के दौरान क्या सावधानियाँ और डाइट्स क्या होनी चाहिए? प्रेगनेंसी से पहले फॉलिक एसिड लेते रहना चाहिए, नॉर्मल विटामिन लेते रहना चाहिए, आयरन के टैबलेट्स लेते रहना चाहिए, और ताकि प्रेगनेंसी में आप लोगों को सुविधा हो। फॉलिक एसिड काफ़ी मदद करता है प्रेगनेंसी आने में। प्रेगनेंसी के दौरान एक नॉर्मल डाइट चार्ट रहता है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, जो कि उनको मेंटेन करना चाहिए कि इतने आज पूरे दिन में ये खाना खाना है, इतनी कैलोरीज खानी है। कुछ चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करनी, जिनको नहीं खाना है, क्योंकि उससे अबॉर्शन होने की चांसेस होती है। और बाएं तरफ की करवट लेकर के 2 घंटे ज़रूर सोना है, दिन में 2 बार, दिन में 1 बार 2 घंटे ज़रूर सोना है, ताकि उन्हें आराम मिल सके। और बाई करवट लेके सोना है, ताकि उससे बच्चे को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। ये एक चीज़ है। और भी कई चीज़ें हैं, अल्ट्रासाउंड करके भी देखना चाहिए कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। माँ तो ठीक है ना, माँ और बच्चे दोनों का सही देखने के लिए हर महीने आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाना चाहिए, और उसी हिसाब से डॉक्टर आपको दवाइयाँ देंगी, आपको अपने हिसाब से जांच करके देखेंगे, और आपको बताएंगे कि आपका कुछ जैसे पैर में सूजन तो नहीं है, आँखों में मतलब ये करके देखेंगे अनीमिया तो नहीं है, पल्स रेट कैसा है, ये सब देखेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो नहीं है, ये सब देखेंगे। एक चीज़ ये भी है कि अक्सर ये बातें कही जाती हैं, पहले के ज़माने में इतने सीरियल इन्फेक्शन नहीं होती थी, आजकल सीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पहले के ज़माने में बहुत मौतें भी होती थी, माँ जो है वो घर पर ही मर जाती थी, इसलिए क्योंकि उस समय कुछ भी व्यवस्था नहीं थी कि माँ जो है उसको किस तरीके से बचाया जा सके। माँ को बस छोड़ दिया जाता था कि डिलीवरी हो रहा है, पेन हो रहा है, निकल गया बच्चा तो ठीक है, नहीं निकला तो माँ और बच्चा दोनों खत्म हो गए, तो माँ आधा बच्चा लटका रह गया, मैंने तो ऐसा भी देखा है। लेकिन आज के ज़माने में क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस बढ़ गए हैं, डॉक्टर ये हो गए हैं, मरीज जागरूक हो गए हैं, तो वो डॉक्टर्स के पास आके दिखाते हैं, और दिखाने के बाद आजकल आप देखेंगे कि लाइव बर्थ ज़्यादा बढ़ गए हैं बनस्पत की स्टिल बर्थ से। तो लाइव करके हमें एक हंसता खिलता भिखारियाँ रोता हुआ बच्चा देते हैं हम अपने दंपति को, पेरेंट्स को, और इसलिए जांच ज़्यादा बढ़ गई है, डॉक्टर जो है ज़्यादा जागरूक है, और पेशेंट्स भी ज़्यादा जागरूक हैं। इसीलिए अब जो माँ की जो व्यवस्था है, सारी हॉस्पिटल्स की व्यवस्था बदल गई है, इसीलिए अब जो है कम मौतें हो रही हैं माँ की। अब देखिएगा डेथ रेट्स कम हुए हैं, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं इसको, ये कम हो चुकी है, और लाइव बर्थ्स बढ़ गए, तो इस वजह से। लेकिन आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि सी सेक्शन का एक जो कारोबार, सिजेरियन सेक्शन देखिए किस बना पे किया जाता है, या तो बच्चा उल्टा होता है, या हमें लग रहा है कि पानी कम है तो हम क्या बच्चे को मरने के लिए छोड़ दें? नहीं, हम इस पहला 9 महीने तक बच्चे को रखा है, हम क्यों उसे मरने दें? तीसरी बात, हम डॉक्टर्स हैं, हम यहाँ पर जान बचाने के लिए आए हैं। जान किसी की जा रही हो, हमें पहले से पता है रिपोर्ट में कि इसकी जान जाने वाली है, तो हम एटलीस्ट इतना तो बता ही सकते हैं। कई बार डॉक्टरों को ये आरोप लगते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो गलत है, वो गलत है। और अगर इस तरीके का कुछ है, मैलफॉर्मेशन है, कुछ बच्चे को अगर बच्चा उल्टा है या मतलब टेढ़ा है, इस कंडीशन में बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा है या हेवी वेट है, इस कंडीशन में हम सिजेरियन
इंस्पेक्शन करते हैं, पानी कम है इस में हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं, ट्राई करके आते हैं लोग बहुत ज़्यादा घर वर पे ट्राई व्राई करते हैं दाई वगैरह से, और बच्चे को बिल्कुल माँ का सब कुछ एकदम खत्म होने के कगार पे होता है, उस समय हमें इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो इसीलिए हम करते हैं। पेरेंट्स को ये अश्योर करूँ कि मैम के पास अब जब भी आएंगे और इस तरह को लेकर के कि मैम जिस तरह से बता रही है कि अगर सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे जो भी मेडिकल कंडीशन हों, उन तभी की जाती है, नॉर्मली नहीं की जाती। कोई परसेप्शन है लोगों में कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें सिजेरियन करना ही नॉर्मल पड़ेगा। डिलीवरीज भी होती हैं, आराम से होती हैं, लेकिन डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन भी कराइए नॉर्मल डिलीवरी तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक सवाल ये है कि हमारी महिलाएं एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन बोलते हैं, Yes. ठीक है ना, उस पर थोड़ा सा बताएं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक ऐसा डिप्रेशन है जो कि बच्चा हो जाने के बाद अचानक से माँ के ऊपर आई बहुत बड़ी जिम्मेदारी की वजह से होता है कि वो जो बच्चा जो है अचानक से जो आ जाता है तो उसके बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है और बच्चे की एक जिम्मेदारी आ जाने पर भी होता है। इसके लिए दवाइयाँ भी मौजूद हैं और थोड़े से घर वाले भी जो है अगर वो कोऑपरेट करें, माँ को सोने दें, उनकी नींद पूरी हो और उनका ख्याल रखा जाए तो इससे आराम से निकला जा सकता है। सबसे ज़्यादा इसमें पति की अहम जिम्मेदारी होती है कि वो माँ को हेल्प करें रात को सोने के वक्त। इस तरह से जिस तरीके से बच्चा उठ जाता है, दूध के लिए अगर उठता है तो दूध बना करके दें या बच्चे को सुलाने में हेल्प करें, खुद लेकर के बच्चे को थोड़ा सा सहलाएं, पीठ सहलाएं या थोड़ा सा घुमाएं और माँ को सोने दें, तो इस तरीके से उनका डिप्रेशन दूर होगा। उनको अकेला ना छोड़ दिया जाए कि वो बच्चा अकेले पाल रही है तो वो डिप्रेशन में जाएगी ही जाएगी, क्योंकि नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगा, अचानक से आई हुई जिम्मेदारी से वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और हार्मोनल लेवल्स के चेंजेस की वजह से भी ये फ्रस्ट्रेशन आती है। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि 3 से 4 महीने के बाद ये चली भी जाती है ये डिप्रेशन, लेकिन कभी कभी ये बहुत सीवियर हो जाती है कि माँ अपनी जान लेने की भी कोशिश करती है। तो ऐसी कंडीशन में दवाइयाँ हैं, इसको प्रेस्क्राइब किया जाए। ऐसी अगर आपको घर में या जानने वाले में कहीं आपको लग रहा है कि कोई अगर नई माँ बनी है और काफ़ी डिप्रेशन में है या नॉर्मल चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब से मिलें, किसी भी अपने जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे मिलें, काउंसलिंग कराएँ। मैं एक सवाल हमारे आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि बहुत सारी हमारी बच्चियाँ हैं, ये ना एक मैं हाई बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो गाँव में इतना नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे ऐसी हैं जो शादी करने से डर रहे हैं कि उनको लगता है कि मैं शादी करूँगा, अपने बच्चे होंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो आप ये नेचुरल जो फैमिली सिस्टम है इस पर क्या देखिए, नेचुरल फैमिली प्लानिंग अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं कहूँगी आजकल करियर ओरिएंटेशन बहुत बढ़ गया है। तो लोगों को लगता है कि पहले करियर सेट कर लें, उसके बाद शादी करेंगे, पहले ये कर लें फिर शादी करेंगे। सबकी अपनी अपनी थॉट्स रहती हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि फैमिली प्लानिंग जो है वो 30 साल से पहले हो जानी चाहिए। 30 साल से पहले अगर आप बच्चा कर लेते हैं, लड़की का भी और लड़की का भी, लड़के और लड़की दोनों के लिए मैं कह रही हूँ कि 30 साल के बाद अगर बच्चे का आप करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बच्चे के अंदर। किसी का आप देखेंगे क्लेफ्ट पैलेट है, किसी को डायबिटीज़ है, क्योंकि माँ बाप को भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है 30 साल के बाद। डायबिटीज़ हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, थायराइड हो जाता है, कई तरह की बीमारियाँ आ जाती हैं। तो 30 साल से पहले अगर आप फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं तो वो ज़्यादा सही और सुखद रहता है, सुखद भविष्य के लिए। 2 बच्चों के बीच में क्या आइडिया गेप है? 3 साल या 4 साल का गैप बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा गैप नहीं ले तो सही रहेगा। 3 साल 4 साल गैप बहुत ही अच्छा गैप। अच्छा, व्हाट इज द आइडियल एज ऑफ मैरिज? हैविंग ऑफ चाइल्ड? अच्छा, हैविंग ऑफ चाइल्ड आइडियल एज कैन बी 23 और 22 फॉर बोथ। नहीं, हस्बैंड थोड़े बड़े होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा मैच्योरिटी से उनको संभालेंगे, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा जल्दी मैच्योर होती हैं, उनकी जो मैच्योरिटी होती है वो हस्बैंड से थोड़ा ज़्यादा मैच करती है। इसीलिए हस्बैंड को थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और वाइफ को 3 साल कम से कम छोटा होना चाहिए। तो इस तरीके से होना चाहिए और वाइफ की एज कम से कम 20 साल के ऊपर होनी चाहिए बच्चा का करने में। आपके ऊपर एक कुछ इंडिकेशंस थे, मैं बहुत ज़्यादा तो रिसर्च है नहीं, मैंने उस क्या इंडिकेशन है बताइए भैया आपने। वो आईवीएफ के बारे में कई चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, मैं सवाल से मैं सवाल ही पूछना चाह रहा हूँ, ये जो आपके ऊपर आईवीएफ के बारे में इंडिकेशंस हैं कि आप कई बार पैसे ज़्यादा लेंगे कई पेशेंट से, ठीक है, इसके बारे में आप क्या बात करना चाहते हैं? आपके पास कोई सबूत है? नहीं, आप तो कोई एविडेंस है? इंडिया में तो आई नहीं। मीडिया में तो कुछ भी बोलते हैं।
तो आप उसको मान लेंगे? जब कोई आदमी अच्छा काम कर रहा होता है ना, तो उसकी लेग पुलिंग के लिए ना काफ़ी लोग पीछे लगे होते हैं। और पैसे किसने लिए, कहाँ गया, किसके पास गया, पहले ये जानकारी लीजिए। और मीडिया को भी बोलिए पहले वो जानकारी ले। और मेरे हिसाब से मीडिया बहुत अच्छा काम करती है, उन्हें बेहतर पता होगा। आपके क्वेश्चन तो ये है कि आपके IVF फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं है, आप कहीं बाहर करवा रहे हैं। बिल्कुल शुरू से मैंने कहा हुआ है कि मैंने IVF सेंटर यहाँ नहीं डाला है, मैं कोलकाता में IVF करती हूँ। ये शुरू से मेरे हर पेशेंट को पता है। अभी आपके आने से पहले पेशेंट गया है जिसको पता है कि इसका IVF जो है वो कलकत्ता में होना है, लेकिन इसका प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा होता है। सुइयाँ लगती हैं 12 दिन तक, तो वो सुई मैं यहीं पे लगाती हूँ। फिर उनका पिकअप करने के लिए मैं सिर्फ जाती हूँ वहाँ पर कोलकाता में, पिकअप करके वापस आती हूँ। फिर उसके 1 महीने के बाद उसका ट्रांसफ़र के लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है। वो प्रिपरेशन यहीं पर होती है पूरे 15 दिन तक, 13 से 14 दिन तक। उसके बाद 14वें दिन हम लोग जाते हैं और ट्रांसफ़र करके 1 दिन में चले आते हैं। तो बस ये 1-2 दिन का काम है कलकत्ता का। उसके लिए IVF सेंटर जो है उसको मैं टैग हूँ उससे। IRM कोलकाता काफ़ी फेमस है, जिसका आप बोर्ड भी देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है। और जिस तरह से ट्रेनिंग दी है वो भी यहाँ बैठे हुए हैं इसी चेम्बर में। उनका फ़ोटो आप देख सकते हैं चाहे तो, फ़ोटो घुमा के। तो ये एलिगेशंस लगाना तो बहुत आम बात है, उस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती। आप तो सबसे पहले मेरे ख्याल से जब किशन आई, अब मैम आप बहुत दिन तक AIMIM पार्टी रहे, आप एक अच्छे महिला नेता के तौर पर जुड़ी हैं AM पार्टी से, क्या कारण है कि आपने उस पार्टी छोड़ दिया? देखिए, ये सवाल का जवाब देते देते तो मैं थक गई हूँ। MIM क्यों छोड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है कि MIM। मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगी, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते, तो इसीलिए ये अंदर खाने की बातें हैं, तो उनको अंदर खाने ही रहने दिया जाए। ठीक है। अभी आप कौन सी पार्टी में? अभी मैं आशा पार्टी में हूँ, जो RCP सर की पार्टी, जो कि आशा पार्टी का विलय जनसुराज में हो गया है, तो अब मैं जनसुराज में ही हूँ, जनसुराज ही हो गई। नहीं, जनसुराज तो आप पहले भी थे। हाँ, पहले भी थी, लेकिन मेरे गुरु, पॉलिटिकल गुरु RCP सिंह, उन्होंने आशा पार्टी जब गठित की तो मैंने बिना सोचे, क्योंकि वो मेरे राजनीतिक गुरु रह चुके हैं, जब मैं JDU में थी, तो मैंने RCP सर को, जब उन्होंने मुझे आदेश दिया तो उनका आदेश को मैंने अपने सर पे रखा और उनके आदेश का मैंने पालन किया और आशा पार्टी ज्वाइन किया। और इत्तेफाक ऐसा देखें कि जनसुराज में ही सर ने विलय कर दिया, तो मैं फिर से जनसुराज में आती। ठीक है। आप मैं ये मान सकता हूँ कि आप रहेंगे अभी जनसुराज में? मैं बिल्कुल रहूँगी, जनसुराज ही रहूँगी, क्योंकि RCP सिंह मेरे गुरु वहीं पे। हाँ, चलिए। लेकिन आपने तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी भी पार्टी है जिसके आप छोड़ा अपना हाथ से लगा। हाँ, मैंने लगभग बहुत सारी पार्टियां बदली हैं, इसका इल्जाम है मुझ पर मुझे एक्सपीरियंस भी बहुत मिला है। मैंने देखा है हर पार्टी क्या करती है, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और इसका एक्सपीरियंस का फ़ायदा जो है मेरे मैं जिस पार्टी में हूँ वो उठा सकती हूँ। आपको फायदा मिलेगा। अभी आप कहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा किसी को बात अभी तो मुझे बुलाया था नहीं। उनका सवाल ये था कि अगर फ्यूचर में आप कभी लड़ना चाहेंगी तो वो कौन सी जगह होगी, तो मैंने कहा था कि या फ्यूचर में कभी लड़ना चाहूँगी मैं अगर, तो या तो वो किशनगंज होगा या ठाकुरगंज होगा। ठीक है। अभी आप जनसुराज ही हैं, जनसुराज की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई आपको? जनसुराज की तरफ से मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी उसमें पद दिया जाएगा, अभी मिला नहीं है, लेकिन पद दिया जाएगा जैसा कि मुझे सूचना मिली है उस आधार पर। और मैं एक जनसुराज की सिपाही हूँ, अभी फिलहाल एक कार्यकर्ता हूँ, और मैं अपने कार्य को अच्छे तरीके से निर्वहन कर रही हूँ। हमने आज तो कुछ दिन पहले आपके जिलाध्यक्ष प्रोफेसर मुसद साहब से बात की थी, उन्होंने भी जनसुराज पर काफ़ी जानकारी दी कि वो हमारी उनको। मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना नेता चुनने से पहले ध्यान दें कि वो नेता आपके लिए 5 साल क्या करेगा। 5 साल आपके इस सीमांचल को, जो कि सबसे पिछड़ा, एक तो बिहार सबसे पिछड़ा, उसमें सीमांचल सबसे पिछड़ा, तो अपना नेता चुनने से पहले 5 साल ध्यान दीजिए कि वो किसको आप चुन रहे हैं, जो आपके लिए क्या करके देगा। शिक्षा में, रोजगार में या स्वास्थ्य में, ये सभी चीजें मायने रखती है, क्योंकि ये तीनों चीजें हर दिन, हर वक्त, हर पल आपसे जुड़ी हुई हैं। या तो वो स्वास्थ्य हो, वो पैसे का रोजगार की बात हो, या वो शिक्षा की बात हो, या वो
नौकरियां पाने की बात हो या किसी भी मैटर को लेकर के आप चले, आपकी रोड नहीं है, आज भी लकड़ी की पुल है, मैंने चल के दिखाया है लकड़ी के पुल पर भी। तो ये सब चीजें आप किसी और को बोलेंगे तो उनको कहानियां लगेंगी, लेकिन मैं तो लकड़ी के पुल पे चल के गई हूँ और मैंने वीडियो बना करके भी प्रस्तुत किया है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो ये सब चीजें डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा नेता चुनिए जो आपका डेवलपमेंट करके आपको दे, आपका काम आसान करके दे, ना कि 5 साल केवल गद्दी पर बैठे। क्या आपका टेक स्वास्थ्य सेवाओं पर किया, खासकर किशनगंज में कितना बदहाल है किशनगंज में स्वास्थ्य सेवाएं? स्वास्थ्य सेवाएं देखिए अभी बदहाल तो मैं इसको नहीं बोलूंगी, हमारे पास मेडिकल कॉलेज भी है और हम लकी हैं इस मामले में। मैम जैसे आईवीएफ एक्सपर्ट भी है। और जी मैं आईवीएफ एक्सपर्ट हूँ और इन चीज़ों के लिए तो आपको चिंता नहीं करनी है। और सदर अस्पताल भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, सिविल सर्जन की भी मैं तारीफ करती हूँ। लेकिन अभी भी गांव वगैरह में थोड़ा एक मेंटालिटी है कि घर पे ही रहना है, वहीं पे करा लेना है इलाज, वहीं पे डिलीवरी करा लेनी है। तो ये नहीं होना चाहिए, थोड़ी इनकी जानकारी होनी चाहिए स्वास्थ्य के मामले में कि स्वास्थ्य जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसको पीएचसी बोलते हैं, पहले आप वहाँ जाएं, वहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट कराएं। पीएचसी तो कंडीशन बहुत खराब है। ये इसी पर मैं आ रही हूँ कि पीएचसी को थोड़ा सा डेवलप किया जाए, थोड़ा सा डेवलपमेंट अगर पीएचसी का हो जाएगा, किसी दिन टेस्ट नहीं हो रहे हैं, प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, पीएचसी अगर थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा ना तो हमारी स्वास्थ्य की कंडीशन बदल जाएगी। यही तो मैं हमारे एमपी एमएलए से कहना चाह रही हूँ। आप एक्चुअली स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपकी राजनीति